डोनाल्ड ट्रंप खुद अमेरिकन नहीं है। Together, we will make America great again. उसके बावजूद भी दूसरे देश से आए इमिग्रेंट्स को बाहर क्यों निकालना चाहते हैं? All illegal entry will immediately be halted, and we will begin the process of returning millions and millions of criminal aliens back to the places from which they came. ऐसा नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप ही इकलौते ऐसे प्रेसिडेंट हैं जो अमेरिकन नहीं है, बल्कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के इतिहास में अब तक जितने भी प्रेसिडेंट बने हैं उनमें से कोई भी अमेरिकन था ही नहीं। बल्कि उससे भी हैरान करने वाली बात यह है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में रहने वाला कोई भी शख्स अमेरिकन है ही नहीं। क्योंकि जिस अमेरिका को आज हम उसके मॉडर्न लाइफस्टाइल, टेक्नोलॉजी और तो और पूरे वर्ल्ड की एक सुपर पावर की तरह जानते हैं, उस जगह पर नेटिव अमेरिकन रहा करते थे, जिन्हें रेड इंडियंस और इंडिजिनस अमेरिकन के नाम से जाना जाता था। पर साल 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस के अमेरिका की डिस्कवरी के बाद यहाँ दूसरे यूरोपियन नेशंस ने भी कॉलोनाइजेशन शुरू कर दिया और धीरे धीरे इन यूरोपियंस ने नेटिव अमेरिकन को मारकर उनकी ही जमीनों पर नींव रखी आज के मॉडर्न अमेरिका की। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्हीं नेटिव अमेरिकन के जेनोसाइड के बारे में। आज से हजारों साल पहले अमेरिकन कॉन्टिनेंट में अलग अलग ट्राइब के लोग रहा करते थे। इनमें से एल्गोनक्विंस, इरोक्वास, ह्यूरोन्सौर और फॉक्स जैसी ट्राइब हुआ करती थी, जिन्हें आज हम सब नेटिव अमेरिकन के नाम से जानते हैं। ये नेटिव लोग अपनी अलग अलग ट्राइब के हिसाब से अलग अलग कल्चर्स, रिलीजन्स और मान्यताओं पर विश्वास करते थे और इनका पहनावा यानी इनके कपड़े भी इनकी ट्राइब्स के हिसाब से ही अलग होते थे ताकि ये एक दूसरे की ट्राइब से अलग दिख सके। मगर साल 1492 में एक यूरोपियन एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस यूरोप से एशिया जाने के लिए एक दूसरा रूट पानी के रास्ते ढूंढने का फैसला करता है, क्योंकि उस टाइम पे यूरोप से एशिया जाने वाला रोड, जिसे आज हम सिल्क रोड के नाम से जानते हैं, उस पर ऑटोमन एम्पायर का कब्जा था और ऑटोमन एम्पायर इस रूट पर ट्रेडर से टैक्स वसूला करता था। इसी वजह से क्रिस्टोफर कोलंबस का एशिया के लिए पानी के लिए दूसरा रास्ता ढूंढने का सिर्फ एक ही मकसद था, ताकि वो एशिया की चाइना, इंडिया और जापान जैसी कंट्रीज में मौजूद सिल्क, स्पाइसेस और दूसरी कीमती चीजों को अपने देश ले जा सके, और वो भी ऑटोमन एम्पायर की भनक लगे बिना ही। इसीलिए क्रिस्टोफर कोलंबस अपना सफर यूरोप के वेस्टर्न साइड से शुरू करता है ताकि वो अर्थ का पूरा चक्कर लगाकर एशिया तक पहुंच सके। क्रिस्टोफर कोलंबस का एशिया जाने का सफर 3 अगस्त 1492 को शुरू होता है और 12 अक्टूबर 1492 को वो एक समुद्री तट पर पहुंचने में कामयाब भी हो जाते हैं, जहां पहुंचकर वो सभी ये सोचते हैं कि वो इंडिया पहुंच गए। इसीलिए वो वहां मौजूद सभी लोगों का नाम रखते हैं रेड इंडियंस। जिसके बाद क्रिस्टोफर कोलंबस अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं, उसी तट के पास मौजूद आसपास के सभी आइलैंड भी जाते हैं, जहां पहुंचने के बाद ही उन्हें ये पता चलता है कि जिस आइलैंड को वो इंडिया समझ रहे हैं वो असल में इंडिया नहीं बल्कि बहामास है, और उन्होंने पूरे के पूरे एक नए लैंड की खोज कर ली है। और फाइनली जाकर डिस्कवरी होती है एक नए कॉन्टिनेंट अमेरिका की। और जिन आइलैंड पे क्रिस्टोफर कोलंबस उतरे थे वो और कोई नहीं बल्कि क्यूबा, हाइती और डोमिनिक रिपब्लिक जैसे कैरेबियन आइलैंड थे। क्रिस्टोफर कोलंबस की अमेरिका की डिस्कवरी के बाद दूसरे यूरोपियन स्टेट ने भी अमेरिका की तरफ जाना शुरू कर दिया था ताकि वो इस आइलैंड पर भी अपनी कॉलोनीज बना सके। उस टाइम के यूरोपियन नेशन ने डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी एक्ट का इस्तेमाल करके रेड इंडियंस की जमीनें हड़पना शुरू कर दी थी। डॉक्ट्रिन ऑफ डिस्कवरी उस टाइम पर यूरोपियंस का वो काला कानून था जिसके हिसाब से अगर कोई भी यूरोपियन कंट्री किसी भी नई लैंड की डिस्कवरी करती है और अगर वहाँ की रहने वाले लोग क्रिश्चियंस नहीं है, तो जिस भी नेशन ने लैंड की डिस्कवरी करी है वो उस लैंड की ओनरशिप क्लेम कर सकता है। इस डॉक्ट्रिन के हिसाब से उस टाइम पर नॉन क्रिश्चियन आबादी के पास सेम राइट्स नहीं हुआ करती थी जो क्रिश्चियन के पास थी, और क्योंकि रेड इंडियंस क्रिश्चियन नहीं थे इसलिए इस काले कानून का फायदा उठाकर रेड इंडियंस की जमीनों को हड़पना शुरू कर दिया। जिसके बाद जाकर 16th सेंचुरी में स्पेन के हर्नान कॉर्टेस और फ्रांसिस्को पिज़ारो ने कुछ स्पेनिश सोल्जर के साथ अमेरिका की एस्टेक एम्पायर और इनका एम्पायर को खत्म करने के लिए इन एम्पायर्स के राइवल ग्रुप के साथ अलायंस बनाकर इन दोनों एम्पायर पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से दोनों एम्पायर को हारना पड़ गया और दुनिया की 2 मशहूर एंशिएंट सिविलाइजेशन पूरी तरह से खत्म हो गई। इसके अलावा इन यूरोपियन एम्पायर्स ने कई दूसरे भी तरीके अपनाए इन नेटिव अमेरिकन की पॉपुलेशन को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, जिसके लिए यूरोपियंस ने यूरोप से लाए हुए स्मॉल पॉक्स से पीड़ित अफ्रीकन स्लेव के इन्फेक्टेड कंबल को नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन के बीच बांटना शुरू किया ताकि इन्फेक्शन नेटिव अमेरिकन पॉपुलेशन के बीच फैल जाए। और इसके अलावा यूरोपियंस ने मीजल्स, इन्फ्लुएंजा और टाइफस जैसे दूसरे इन्फेक्शन डिजीज को भी नेटिव अमेरिकन के बीच फैलाया, और क्योंकि इन नेटिव अमेरिकन के पास इन इन्फेक्शन से लड़ने की इम्यूनिटी मौजूद ही नहीं थी, इसी वजह से हजारों रेड इंडियंस को अपनी जान गंवानी पड़ी। इसी वजह से 16th सेंचुरी से लेकर 19th सेंचुरी के बीच इन नेटिव अमेरिकन की पॉपुलेशन हद से ज्यादा कम हो चुकी थी।
जहाँ यूरोपियंस के आने से पहले सिर्फ उतने ही रीजन में जिसमें यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका मौजूद है, सिर्फ उसमें ही 50 लाख से 1.5 करोड़ नेटिव अमेरिकन रहते थे। पर इनके जेनोसाइड के बाद इनकी पॉपुलेशन सिर्फ 2.5 लाख ही बची थी। इसके अलावा 17वीं सेंचुरी के टाइम पर इन यूरोपियंस नेशन ने अमेरिका के अंदर अपनी कॉलोनीज बनाना शुरू कर दिया था, जिसके लिए यूरोपियंस और बचे कुछ नेटिव लोगों के बीच कई और वॉर्स होती हैं, जिसमें से एक वॉर थी पैकवेट वॉर, जहां इंग्लिश सेटलर और डच अलायंस ने मिलकर पैकवेट ट्राइब के साथ जंग छेड़ दी और बचे कुछ सर्वायर को स्लेव बना लिया। 18वीं सेंचुरी के टाइम पर यूरोपियंस ने अपना कॉलोनाइजेशन और तेजी से बढ़ा दिया। इसके अलावा यूरोपियन सेटलर ने परमानेंट सेटलमेंट बना ली अमेरिकन रीजन में, बल्कि इन लोगों का परमानेंट सेटलमेंट बनाने का एक ये भी मकसद था कि ये लोग न सिर्फ परमानेंटली इस एरिया में कब्जा करना चाहते थे, बल्कि ये लोग यूरोप में चल रही पॉलिटिकल टेंशन से भी छुटकारा पाना चाहते थे। और इन यूरोपियंस ने नेटिव अमेरिकन के लैंड पर राइस और टोबैको जैसे और कैश क्रॉप की खेती करना शुरू कर दी थी। इसके अलावा इन यूरोपियन सेटलर ने अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अलग अलग रीजन में खुद की सेल्फ गवर्नमेंट और लीगल सिस्टम भी बना लिया था। 18वीं सेंचुरी में ही पूरे अमेरिकन रीजन में इन यूरोपियन की कॉलोनीज हद से ज्यादा बढ़ चुकी थी और तो और ट्रेडिंग की वजह से ही उनके पास वेल्थ की भी अब कोई कमी नहीं बची। लेकिन इन यूरोपियन सेटलर जिन्होंने रेड इंडियंस का जेनोसाइड करके उनकी जमीनें हड़पी थी, वो अब अपनी ही सरकार से ऑप्रेस होने लगे थे, क्योंकि अमेरिका में होने के बावजूद भी ये यूरोपियन कॉलोनीज ब्रिटिश क्राउन के अंडर आती थी और ब्रिटिश गवर्नमेंट न सिर्फ उनसे टैक्स वसूलती थी बल्कि उन पर ट्रेड रिस्ट्रिक्शन भी लगाती थी। इसलिए अमेरिका में मौजूद 13 यूरोपियन कॉलोनीज, जिसमें वर्जीनिया, मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी और रोड आइलैंड जैसी 13 स्टेट शामिल थे, उन्होंने ही ब्रिटेन गवर्नमेंट से बगावत करते हुए अमेरिकन रेवोल्यूशन का आगाज कर दिया। और काफी ज्यादा कन्फ्लिक्ट के बाद जॉर्ज वॉशिंगटन की लीडरशिप में 4 जुलाई 1776 में ये अमेरिकन कॉलोनीज ब्रिटेन गवर्नमेंट से इंडिपेंडेंस की घोषणा करती हैं। हालांकि अमेरिका की इंडिपेंडेंस के बाद भी अमेरिकन गवर्नमेंट का कन्फ्लिक्ट और रेवोल्यूशनरी वॉर ब्रिटिश गवर्नमेंट से होना बंद नहीं होता और उनके बीच कई और वॉर्स होती हैं। लेकिन ईयर 1783 में ट्रीटी ऑफ पेरिस साइन होने के बाद इस रेवोल्यूशनरी वॉर का भी एंड होता है। जॉर्ज वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बनते हैं और जो लोग अभी यूरोपियन सेटलर थे, उन्होंने नेटिव अमेरिकन की जमीनों पर कब्जा करके अपनी ही गवर्नमेंट से बगावत करने के बाद इस न्यू अमेरिका की नींव तो रख दी थी। लेकिन इन लोगों ने जो बचे कुछ नेटिव अमेरिकन थे, उनको उनकी जमीनों से ही अभी भी बाहर निकालना बंद नहीं किया था और अब ये अमेरिकन सेटलर्स इंडिपेंडेंस के बाद नेटिव अमेरिकन की जमीनों के मालिक भी बन चुके थे। और तो और साल 1830s में अमेरिका की ये नई गवर्नमेंट अपने पार्लियामेंट में एक काला कानून पास करती है, द इंडियन रिमूवल एक्ट 1830, जिसमें से पूरे यूनाइटेड स्टेट्स में जितनी भी बची कुची नेटिव ट्राइब थी, उन्हें फोर्सफुली उनकी ही जमीनों से उठाकर मिसिसिपी रिवर के पास जबरदस्ती शिफ्ट किया जाता है। ये वही जगह थी जिसे आज लोग ओक्लाहोमा के नाम से जानते हैं। अमेरिका के इस इतिहास में इस एक्ट को टेयर्स ऑफ ट्रेल के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अगर कभी भी कोई नेटिव अमेरिकन अपने ऊपर हो रहे अत्याचार की आवाज को उठाने की कोशिश करता था, तो उसकी आवाज को दबाने के लिए ये सो कॉल्ड अमेरिकन इनका जेनोसाइड शुरू कर देते थे, जिसमें से एक सबसे बड़ा जेनोसाइड था 1864 में हुआ सैंड क्रीक मैसेकर, जिसमें से इन व्हाइट सेटलर ने न सिर्फ इन रेड इंडियंस पर अटैक किया बल्कि छोटे छोटे मासूम बच्चों और औरतों तक को नहीं छोड़ा। और इसके बाद भी जो थोड़े बहुत नेटिव अमेरिकन बचे थे, उनको अपनी जमीन पर ही यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की सिटीजनशिप के लिए सालों तक लड़ना पड़ा और साल 1924 में ही जाकर इंडियन सिटीजनशिप एक्ट पार्लियामेंट में पास होने के बाद ही इन रेड इंडियंस को अपनी जमीन पर ही सिटीजनशिप मिल पाई। तो फिलहाल के लिए यही था सो कॉल्ड अमेरिकन का काला इतिहास। तो आपके हिसाब से कौन है इस अमेरिकन लैंड का असली हकदार? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।